राजू सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की ओर जाने लगा। राजू रोज लकड़ियां तोड़ कर लाता और गांव में जाकर बेचता। जो भी थोड़े पैसे मिलते उससे जैसे तैसे अपना पेट भरता। उस दिन जब राजू लकड़ियां काटने गया, उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ पहले से ही कटे हुए हैं। फिर अरे ये क्या हुआ? आज हरी मुझसे पहले लकड़ियां तोड़कर चला गया। वैसे भी हरी को लकड़ियों की भी मुझसे ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए आया होगा। चलो अब जंगल के और अंदर जाना होगा। राजू और अंदर चला गया। उसने देखा कि बीच जंगल में बहुत से पेड़ हैं। उन पेड़ों को देखकर अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं। अगले 2-3 महीने तक भी रोज लकड़ियां काटूं तो भी कम नहीं पड़ेगा। राजू ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। तभी उसने देखा कि ऊपर एक बंदरिया अपने नवजात बच्चे के साथ पेड़ पर बैठी थी। वो बंदरिया इतने प्यार से अपने बच्चे को पकड़कर बैठी थी कि उनका प्यार देखकर राजू रुक गया। ये क्या करने जा रहा था मैं? अगर मैंने ये पेड़ काट दिया तो माँ बंदरिया और उसके बच्चों का घर टूट नहीं जाएगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद इस पेड़ पे बहुत सारे फल हैं, इसलिए ये बंदरिया यहाँ रहती होगी। चलो मैं कोई और पेड़ काटता हूँ जिस पर किसी भी जानवर या पक्षी का घर ना हो। राजू और आगे चला गया। उसने अपने जरूरत के अनुसार लकड़ियां काटी और उन्हें बेचने चला गया। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। राजू रोज उस बंदरिया और उसके बच्चे को देखता। कभी कभी राजू बंदरिया को खिलाने के लिए घर से रोटी भी ले जाता। एक दिन जब राजू लकड़ी काटने गया, तब उसने देखा कि हरी उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था जिस पेड़ पर उस बंदरिया का घर था। हरी को उस पेड़ को काटते देख अरे हरी, ये क्या कह रहे हो? ये कैसा सवाल है? भगवान ने आंखें नहीं दी है क्या? दिखाई नहीं दे रहा मैं लकड़ियां काट रहा हूँ? वो तो मैं देख रहा हूँ हरी, लेकिन इस पेड़ की लकड़ियां क्यों काट रहे हो? किसी और पेड़ की लकड़ियां भी तो काट सकते हो। एक बंदरिया और उसका एक बच्चा भी रहता है हरी। अरे तो क्या हुआ? वो बंदरिया किसी और पेड़ पर चली जाएगी, इतने सारे पेड़ तो हैं। लेकिन हरी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चल निकल यहाँ से। आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। और सुन, इस पेड़ को तो पूरा मैं ही काटूंगा, ये ध्यान रखना। तुझे चाहिए तो कहीं और चला जा, नहीं तो देख रहा है ना ये कुल्हाड़ी, मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी इस कुल्हाड़ी को तुझ पर चलाने में। हरी पेड़ काटने लगा। राजू बेचारा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और आगे चला गया। दोपहर के समय लौट रहा था कि तो उसने देखा कि हरी ने वह पूरा पेड़ काट डाला था। राजू को बहुत बुरा लगा। तभी उसकी नज़र पेड़ के एक बड़े लकड़ी के नीचे गई। वह बंदरिया उस लकड़ी के नीचे मरी पड़ी हुई थी। उसे देख राजू की आंखों में आंसू आ गए। राजू को लग रहा था कि शायद उसके बच्चे की भी मौत हो गई है। राजू उस बंदरिया के पास गया। तभी उसने देखा कि बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को अपनी गोद में सुरक्षित रखा था। हे भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है। इस बंदरिया ने मरते हुए अपने बच्चे को गोद में सुरक्षित रखा। सच में माँ आखिर माँ ही होती है। लेकिन अब इस बच्चे का क्या होगा? हरी भी कितना दुष्ट है। मैंने बताया था उसे इस पेड़ पर एक बंदरिया का घर है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर उसके बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने साथ उसे घर ले आया। उस दिन से राजू बंदर को अपने छोटे भाई के जैसे रखने लगा। एक दिन राजू लकड़ी काटने गया था। तब क्या राजू, सुना है तूने एक बंदरिया को पाल रखा है? अरे खुद का पेट तो तुझे भरता नहीं है, अब उस बंदर को क्या खिलाएगा? वो वही बंदर है हरी, जिसकी माँ के तुम हत्यारे हो। मैंने तुमसे कहा था कि उस पेड़ पर उस बंदरिया का घर है, फिर भी तुमने वो पेड़ काट दिया। वो बंदरिया पेड़ से गिरकर मर गई।
इसीलिए मुझे इंसानियत के नाते उस बंदर को अपने साथ ले जाना पड़ा। अगर मैं उसे नहीं ले जाता तो इस जंगल में ऐसे ही उसकी मौत हो जाती। हाँ हाँ, तू बड़ा दयावान है ना, सारी दुनिया की इंसानियत तुझी में ही तो है। हरी, मेरी तुमसे विनती है कि आगे से तुम कोई पेड़ काटते समय थोड़ा ध्यान दो, किसी जानवर या पक्षी का घर न टूटे। ए राजू, मैंने पहले भी एक बार तुझे कहा था कि तू मुझे मत सिखा। जब तूने पहली बार कुल्हाड़ी पकड़ी होगी ना, उससे कई साल पहले से मैं लकड़ियां काटता रहा हूँ। तू कौन होता है मुझे बताने वाला? रुक, तुझे मैं अभी मजा चखाता हूँ। ऐसा कहने के बाद हरी ने राजू को पीटना शुरू कर दिया। उसने पीटने के बाद राजू को चेतावनी दी कि आगे से अगर वो इस गांव में लकड़ी काटने के लिए आएगा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बेचारा राजू घर आ गया और बंदर से बात करने लगा। चलो दोस्त, इस गांव से अब अपना दाना पानी उठ गया है। उस हरी ने मुझे साफ साफ चेतावनी दी है, अगर जान बचानी है तो इस गांव को छोड़ दो। चलो, कहीं और जाकर हम अपनी दुनिया बसाएंगे। राजू बंदर को अपने साथ लेकर गांव से कहीं दूर जाने लगा। दिन बीतते रहे। राजू दर बदर भटकते हुए काम की तलाश कर रहा था। ना तो उसे काम मिल रहा था और ना उसके रहने का कोई ठिकाना था। जैसे तैसे अपने लिए और बंदर के लिए वो एक वक्त का खाना का इंतजाम कर पाता था। एक दिन ऐसे ही वो थक कर एक पेड़ के नीचे अपने बंदर के साथ खड़ा हो गया। तभी वहाँ एक योगी बाबा आए। प्रणाम योगी बाबा, कल्याण हो। पुत्र, एक बात बताओ, तुम इस बंदर को ऐसे गोद में लेकर क्यों बैठे हो? इसने अपनी माँ को खो दिया है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया था। मगर हमारे गांव के गुंडे की वजह से हमें उस गांव को छोड़ना पड़ा। अभी मैं काम और घर ढूंढते दर दर भटक रहा हूँ। पुत्र, तुम्हारा हृदय सच में कमाल है। तुमसे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता। तुमने एक अनाथ बंदर की जिम्मेदारी लेकर इसे एक परिवार दिया है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे आश्रम में रह सकते हो। मेरे आश्रम में मेरे कुछ रिश्ते रहते हैं और कई बार कितने साधु भी आते हैं। उनके भोजन और उनके रहने की जिम्मेदारी अगर तुम उठाओ तो मुझे बहुत आनंद होगा। ये तो मेरी खुशनसीबी है बाबा। मुझे आपके साथ रहने में सचमुच बहुत खुशी होगी। लेकिन बाबा, मेरा ये बंदर भी मेरे साथ आएगा, क्योंकि मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ पुत्र, तुम इसके साथ आ सकते हो। राजू अब योगी बाबा के आश्रम में सफाई, भोजन व्यवस्था, हवन की सामग्री ले आना, बाबा जी के शिष्यों की सहायता करना, ऐसे सारे काम करने लगा। राजू का बंदर हमेशा उसके साथ रहता। योगी बाबा राजू का काम और उसके काम के प्रति निष्ठा देखकर खुश थे। बाबा हमेशा अपने बाकी शिष्य और साधुओं से राजू की तारीफ करते थे। बाबा जी का एक शिष्य था, मानिक, जो राजू की तारीफ से बहुत जलता था। उसे लगता था कि राजू तो एक साधारण लड़का है, फिर भी बाबा जी उसकी बड़ी तारीफ करते थे। जबकि मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ, वेद पाठ करता हूँ, फिर भी बाबा जी को मेरी कोई अहमियत नहीं है। एक दिन, केशव भैया, ये लीजिए, आपके लिए ताजा फल लेकर आया हूँ। राजू, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही आलसी हो गए हो। तुम्हें खाना ना पकाना पड़े इसीलिए तुम फल लेकर आते हो। ऐसी बात नहीं है भैया, वो बाबूजी ने आज सबको फल खाने के लिए कहा है। राजू बात कर रहा ही था कि तभी उसका बंदर आया और उसने मानिक के फल खा लिए। अरे अरे, संभालो इस बंदर को। पूरे आश्रम को सर पर उठाकर रखा है। ये बंदर मेरा फल खा गया। राजू, अभी के अभी इस बंदर को भगाओ इस आश्रम से, नहीं तो मैं इसकी शिकायत योगी बाबा से कर दूंगा। केशव भैया, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपके लिए और फल लेकर आता हूँ, मगर मैं इस भाई को अपने से अलग नहीं कर सकता हूँ। मानिक को राजू पर बहुत गुस्सा आया। उसने योगी बाबा से
राजू की शिकायत की, लेकिन बाबा जी ने राजू का पक्ष लेकर मानिक को ही सुना दिया और ध्यान में मगन हो गए। ये तो हद ही हो गई। इसकी वजह से गुरुजी ने मुझे डांटा। इसका तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से कि मेरा नाम भी ना जाए और इसकी छुट्टी हो जाए। कुछ दिन बाद योगी बाबा को उस गांव के राजा ने अपने राजमहल में आने का मंत्रण दिया। योगी बाबा अपने शिष्यों के साथ राजू को लेकर राजमहल चले गए। राजा ने उनकी बड़ी आवभगत की। 2 दिन राजमहल में रहने के बाद सब आश्रम लौट आए। फिर 2 दिन के बाद राजा अपने कुछ दास के साथ आश्रम आए। क्षमा करे बाबूजी, यहाँ आकर आपको कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे स्वयं आकर भेंट लेना पड़ा। कोई बात नहीं, आपके आने का क्या कारण है? बाबूजी, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ कि 2 दिन से हमारी महारानी का हार गायब हो गया है और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गायब हो गया है। साफ साफ बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या हमारे जाने के बाद से हार गायब हुआ है? सच कहूँ तो हाँ। इसका मतलब हम में से किसी एक ने उस हार की चोरी की है, ऐसा कहना है ना आपका? नहीं बाबूजी, मैं आप पर शक नहीं कर सकता, लेकिन महारानी की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। महाराज, आपके यहाँ आने से मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन मैं अपने शिष्य को अच्छे से जानता हूँ। मेरे शिष्यों में से कोई भी चोरी जैसा पाप नहीं कर सकता। फिर भी अगर आपको तसल्ली ना हो तो आप सबकी तलाशी ले सकते हैं। राजा के साथ आए हुए दासों ने सबकी तलाशी ली। तब उन्हें राजू की झोली में वो 9 लखा हार मिला। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। राजू, तुमने चोरी की है, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। नहीं नहीं केशव भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उस हार को देखा भी नहीं था। बाबूजी, ये लड़का रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे इसे सजा दिलाने के लिए महल लेकर जाना ही पड़ेगा। बाबूजी, मुझे बचा लीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप मुझे जानते हैं, मैं चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने बुरे से बुरे वक्त में भी चोरी नहीं की, तो अब मैं चोरी क्यों ही करूंगा? राजा के दास राजू को ले जाने लगे। तभी उनके पीछे से आवाज आई, रुकिए, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। महाराज, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है, ये हार किसी ने जानबूझकर उसके झोले में डाला है। सबने पीछे मुड़कर देखा। राजू का बंदर पीछे खड़ा होकर बोल रहा था। ये क्या, एक बोलने वाला बंदर? हाँ, मैं एक बोलने वाला बंदर हूँ। मेरे बचपन से लेकर भाई मुझसे बात करते हुए आए हैं। ये रोज मुझसे ढेर सारी बातें करते हैं। उन्हें बोलते हुए देख मैं भी बोलना सीख गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। अच्छा, तो तुम दावे के साथ कह रहे हो, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि चोरी किसने की है? हाँ, मुझे पता है, इस केशव ने मेरे भाई के झोले में वो हार डाल दिया था। क्या तुम सच बोल रहे हो? नहीं बाबूजी, ये झूठ बोल रहा है। मैं सच में चोरी नहीं की है। तुम्हारी लड़खड़ाती हुई जुबान ने सब सच कह दिया है केशव। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि तुम ऐसे करोगे। सच सच बताओ, तुमने चोरी क्यों की और उसका इल्जाम राजू पर क्यों डाला? मानिक ने अपनी जलन के बारे में सब सच सच बाबा जी को बता दिया। महारानी के हार की चोरी की जुर्म में मानिक को पकड़ लिया गया। फिर राजू, ये बंदर सच में बड़ा कमाल है। ये हमारे राज्य की बड़ी मदद कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ हमारे राज्य में गुप्तचर बन जाओ और हमारे शत्रुओं पर नजर रखो। इस काम के बदले तुम्हें बहुत धन दिया जाएगा। राजा जी की बात राजू को सही लगी। योगी जी ने उसमें हामी भरी। राजू राज्य का पहला ऐसा गुप्तचर बन गया जिसका साथी एक बंदर था।